दोस्तों, आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटेंगे जो तबाही से शुरू होकर पुनर्जन्म तक जाता है। ज्ञान का फीनिक्स, नालंदा का उत्थान, पतन और पुनर्जन्म। एक ऐसी कहानी जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। चलिए सीधा उस राख के ढेर में चलते हैं जिसे दुनिया नालंदा के नाम से जानती है। देखिए, कहानी शुरू करते हैं एक ऐसे नंबर से जो सच में रूह कंपा देता है। 90 दिन। जरा सोचिए, एक आग जो 1 या 2 दिन नहीं, पूरे 3 महीने तक लगातार जलती रही। मतलब वो ताड़पत्रों और किताबों का कितना विशाल पहाड़ रहा होगा, है ना? सदियों का जमा किया हुआ वैश्विक ज्ञान देखते ही देखते बस एक राख के ढेर में बदल गया। और पता है, मगध के आसमान से जो वो काली बर्फ यानी जो राख गिर रही थी ना, वो सिर्फ कागज के जलने का धुआं नहीं था, बिल्कुल नहीं। उस धुएं में आर्यभट्ट का शून्य था, नागार्जुन का रसायन विज्ञान, सुश्रुत की सर्जरी के रहस्य और बुद्ध की करुणा जल रही थी। वो सिर्फ एक इमारत का जलना नहीं था, वो उस भविष्य का खात्मा था जो शायद इंसानियत को आज से 500 साल आगे ले जा सकता था। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, ज्ञान का पर्वत। हम उस विनाशकारी आग से ठीक 700 साल पीछे चलते हैं। 5वीं सदी का वो दौर जिसे गुप्त साम्राज्य के तहत भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। अब जरा उस वक्त की दुनिया की तस्वीर देखिए। एक तरफ था 5वीं सदी का नालंदा, दुनिया का पहला पूरी तरह से आवासी विश्वविद्यालय जहां विज्ञान और तर्क की बातें होती थीं। और दूसरी तरफ था 5वीं सदी का यूरोप, जो अपने डार्क एजेस यानी अंधकार युग से जूझ रहा था। वहां बीमारियों को जादू टोना माना जाता था और लोग मानते थे कि धरती चपटी है। मतलब विरोधाभास देख रहे हैं आप? ये भारत की बौद्धिक शक्ति का एकदम चरम था। चलिए अब चलते हैं भाग 2 की तरफ, प्राचीन परिसर के अंदर। आइए इस अद्भुत महाविश्वविद्यालय के मुख्य द्वार से अंदर कदम रखते हैं, एक ऐसी जगह जहां ज्ञान ही सबसे बड़ी सत्ता थी। अब इस जगह की भव्यता का अंदाजा लगाइए। 10 किलोमीटर में फैला ये पूरा कैंपस, आप कह सकते हैं कि उस दौर का गूगल था। 10,000 छात्र और 2,000 शिक्षक एक साथ रहते थे, मतलब हर 5 स्टूडेंट पर एक टीचर। और सबसे कमाल की बात, कोई वीआईपी कल्चर नहीं। आप किसी राजा के बेटे हैं या एक साधारण किसान के, गेट के अंदर आते ही सब बराबर, सबके सिर मुंडे हुए, एक जैसे कपड़े। ये सच में एक ऐसा समाज था जहां सिर्फ और सिर्फ सच की तलाश होती थी। पर हां, अंदर घुसना इतना भी आसान नहीं था। इनका जो एंट्रेंस एग्जाम था ना, वो बेहद मुश्किल था। सबसे पहले तो आपको गेट कीपर यानी द्वारपाल का ही सामना करना पड़ता था। और ये कोई आम सिक्योरिटी गार्ड नहीं होते थे, बल्कि सबसे बड़े विद्वान होते थे। आपको वहीं गेट पर ही उनके साथ फिलॉसफी और साइंस पर खतरनाक डिबेट करनी पड़ती थी। और फेल होने का रेट 80%। जी हां, 10 में से 8 बच्चे तो गेट से ही वापस भेज दिए जाते थे। और जो लोग ये 80% वाला बैरियर पार करके अंदर आ जाते, उनके लिए एक बहुत ही कमाल का सिलेबस इंतजार कर रहा होता था। लोग अक्सर सोचते हैं कि ये सिर्फ एक बौद्ध मठ था, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ बौद्ध दर्शन तो था ही, लेकिन साथ में हेतु विद्या यानी लॉजिक, ग्रामर, मेडिसिन, यहाँ तक कि नास्तिकता और सांख्य दर्शन भी पढ़ाया जाता था। मतलब इनका सीधा सा फंडा था, हर चीज पर सवाल उठाओ, खूब डिबेट करो, फिर चाहे वो विचार आपके अपने धर्म के ही खिलाफ क्यों ना हो। और इस पूरे कैंपस का जो असली दिल था ना, वो कोई क्लासरूम नहीं, बल्कि इनकी लाइब्रेरी थी, धर्मगंज। और यहाँ ये 9 का जो नंबर है ना, ये बहुत ही खास है। इनकी एक इमारत थी, रत्नोदधि, जो पूरे 9 मंजिला ऊंची थी। जरा इमेजिन कीजिए, उस जमाने में एक 9 मंजिला इमारत जो बादलों को छूती हो। इसमें लाखों पांडुलिपियां सुरक्षित थीं। सच कहूं तो ये मानव सभ्यता की एक तरह से फिजिकल बैकअप ड्राइव थी। अब आते हैं भाग 3 पे, वैध और तानाशाह। कहते ना, जब एक ही जगह पर बहुत ज्यादा ज्ञान और शक्ति इकट्ठी हो जाए तो वो दुश्मनों को भी न्योता देती है। साल 1193 आते आते बख्तियार खिलजी के रूप में एक बहुत बड़ा खतरा नालंदा की तरफ बढ़ रहा था। यहां इतिहास में एक बहुत ही ड्रामेटिक ट्विस्ट आता है। हुआ यूं कि 1193 में खिलजी बहुत बुरी तरह बीमार पड़ गया। उसके अपने सारे शाही हकीम फेल हो गए। तब हार झककर नालंदा के आचार्य राहुल श्रीभद्रा को बुलाया गया। पर खिलजी अपने जिद पर अड़ा था। बोला, मैं किसी काफिर की दवा नहीं खाऊंगा। तो आचार्य ने भी एक गजब का दिमाग लगाया। उन्होंने कुरान के पन्नों पर ही एक बेस्वाद सी दवा का लेप लगा दिया। जब खिलजी पन्ने पलटते हुए अपनी उंगली जीभ पर लगाता तो दवा अनजाने में उसके शरीर में चली गई और वो पूरी तरह ठीक हो गया। अब आप सोचेंगे कि जान बचाने के लिए उसने शुक्रिया अदा किया होगा। बिल्कुल नहीं। एक तानाशाह का जो एहसानमंद होना था ना, वो एक गहरी और काली ईर्ष्या में बदल गया।
खिलजी का ईगो हर्ट हो गया। वो ये बर्दाश्त ही नहीं कर पाया कि जिन लोगों को वो अपने से नीचा समझता है, उनका ज्ञान उसके शाही हकीमों से इतना ज्यादा कैसे हो सकता है। ये असुरक्षा उसके अंदर इस कदर घर कर गई कि उसने एक बेहद खौफनाक फैसला ले लिया। और यहीं से शुरू होता है भाग 4, 90 दिनों की आग। एक घायल अहंकार का बदला जो अब निहत्थे विद्वानों की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा था। देखिए, ये कोई आमने सामने की जंग नहीं थी। ये एकदम एक तरफा नरसंहार था, लोहे की तलवारों और निहत्थे ज्ञान के बीच। खिलजी की घुड़सवार सेना ने अचानक हमला बोल दिया। जो हजारों सन्यासी वहां शांति से ध्यान में बैठे थे, उन्हें बस बेरहमी से काट दिया गया और फिर उस 9 मंजिला लाइब्रेरी को आग के हवाले कर दिया गया। करीब 90 लाख किताबें और पांडुलिपियां जला दी गईं। जो कोई भी उन किताबों को बचाने आगे आया, और इसका नतीजा उन खंडरों पर पूरे 600 सालों तक एक डरावना सन्नाटा छा गया। जहां कभी तर्क की गूंज होती थी, वहां सिर्फ झाड़ियां और जंगल उगाए। आसपास के लोग तो उन टीलों को भूतों का डेरा समझने लगे थे। उन्हें पता ही नहीं था कि उनके पैरों के नीचे दुनिया का सबसे अनमोल खजाना राख बन चुका है। भारत एक लंबे अंधकार में चला गया, जबकि बाकी दुनिया धीरे धीरे रेनेसां यानी पुनर्जागरण की तरफ बढ़ रही थी। पर खैर, अब रुख करते हैं भाग 5 का, राख से जागृति। कहते हैं ना, सच को आप ज्यादा दिन तक दफना कर नहीं रख सकते। 19वीं सदी के अंग्रेजों के दौर में इस महान कंकाल को फिर से दुनिया के सामने लाने की शुरुआत हुई। हुआ कुछ यूं कि 19वीं सदी में अलेक्जेंडर कनिंघम नाम के एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट ने चीनी यात्री ह्वेनसांग की पुरानी डायरियों को पढ़ा। उन डायरियों के सहारे वो बड़गांव नाम के एक अनजान से टीले तक पहुंचे, और जब वहां खुदाई शुरू हुई ना, तो ईंटों के विशाल ढांचे बाहर आने लगे। ये किसी सदियों पुराने क्राइम सीन के खुलने जैसा था। और पता है सबसे बड़ा सबूत क्या मिला? जला हुआ चावल। जी हां, जो आज भी नालंदा की म्यूजियम में रखा है। जो अनाज कभी छात्रों का पेट भरता था, वो कोयला बन चुका था। पर हां, नालंदा अब फिर से सांस लेने लगा था। चलिए अब सीधे 21वीं सदी में चलते हैं। भाग 6, आधुनिक पुनरुद्धार। क्योंकि महान विचार कभी मिट्टी में नहीं दबते, वो फीनिक्स पक्षी की तरह अपनी ही राख से दोबारा उठ खड़े होते हैं। साल 2006 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने एक विजन रखा, नालंदा को वापस जिंदा करने का। और जैसे ही भारत ने यह पहल की, पूरी दुनिया से सपोर्ट आने लगा। जापान, सिंगापुर, चीन और थाईलैंड जैसे देशों ने आगे आके साथ दिया। और फाइनली साल 2014 में राजगीर की पहाड़ियों में नया नालंदा विश्वविद्यालय बनकर तैयार हुआ, जो कि पूरी तरह से एक नेट जीरो कैंपस है। यह सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं, बल्कि एक पूरी सभ्यता की विरासत की वापसी थी। लेकिन रुकिए, ये नई शुरुआत अपने साथ एक बहुत बड़ी चुनौती भी लाती है। प्राचीन नालंदा की जो आत्मा थी, वो थी निडर होकर सवाल पूछना, संदेह करना और बिना किसी भेदभाव के सच को खोजना। वहां तो गुरु से भी असहमत होने की पूरी छूट थी। पर आज की चुनौती देखिए, क्या हमारा आज का ये कॉर्पोरेट टाइप का एजुकेशन सिस्टम सच में उस तरह की बौद्धिक आज़ादी दे सकता है? आज हमारे पास हाई स्पीड वाईफाई है, डिजिटल लाइब्रेरीज हैं, पर क्या हम उस आत्मा को वापस ला सकते हैं जहां सिर्फ और सिर्फ तर्क ही अंतिम सत्य था? और अंत में ये पूरी कहानी हमें एक ऐसे सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है जो सच में आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। सवाल ये है कि आज हम किसके बारिस हैं? क्या हम नालंदा के उस ज्ञानवादी सोच के बारिस हैं, या फिर खिलजी की उस असहिष्णु मानसिकता के? देखिए, शानदार इमारतें तो फिर से खड़ी की जा सकती हैं, लेकिन असली नालंदा ईंट पत्थरों में नहीं, बल्कि नए विचारों का स्वागत करने और असहमतियों का सम्मान करने में बसता है।